हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीजनलॉजी। आज हम बात करेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 फैक्ट्स शोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडीली फीलिंग। फ्रेंड्स, इस सेक्शन के हेडिंग से पता चलता है कि ये सेक्शन मेनली तीन चीज़ों की बात करता है। नंबर 1 है स्टेट ऑफ माइंड, नंबर 2 है स्टेट ऑफ बॉडी, नंबर 3 है बॉडीली फीलिंग मतलब मन की दशा, शरीर की दशा और शरीर की संवेदना। सेक्शन क्या कहता है? फैक्ट्स शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड सच एज इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल और गुड विल टूवर्ड्स एनी पर्टिकुलर पर्सन और शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग आर रिलेवेंट when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling is in issue are relevant। सबसे पहले बात करेंगे स्टेट ऑफ माइंड की। मन की दशा, इसके बारे में कहा जाता है जैसे अगर कोई व्यक्ति कोई ऑफेंस या कोई सिविल रॉन्ग या कोई क्राइम करता है तो अक्यूज्ड को उसकी स्टेट ऑफ माइंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है। स्टेट ऑफ माइंड का सिंपल सा मतलब होता है कि उसके मन की क्या चल रही है, उसके मतलब जो व्यक्ति ऑफेंस किया उसके मन में क्या चल रहा है, उस समय जब उसने ऑफेंस किया था, कोई अपराध किया था तो उसके मन की दशा क्या थी। तो इसको जानने के लिए तो मतलब एकदम सिंपल सा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा था किसी व्यक्ति की मन की दशा उसकी गुप्त बात होती है। ठीक ही कहा गया है कि प्रेत भी नहीं जान सकता कि किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या क्या चल रहा है। ना ही कोई वैज्ञानिक तरीका है जिससे किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को खोलकर उसे दिखाया जा सके कि इसके व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था। ऐसा मतलब कुछ भी नहीं। इस हल को ढूंढने के लिए ही सेक्शन 14 आया, इसको सुगम बनाने के लिए। सेक्शन 14 में जो कुछ चीज़ें उसके द्वारा पता चल जाता है कि व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या थी, मन की दशा क्या थी। वो बातें निम्नलिखित हैं जिससे किसी पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड को जानने में हेल्प करती है, जैसे इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, नेग्लिजेंस, रेकलेसनेस, इल विल, गुड विल, स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडीली फीलिंग। इन सब के माध्यम से व्यक्ति के मन की दशा को जाना जा सकता है या जानने में हेल्प मिलती है। आइए इसको हम अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंशन को। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल है कि ए पर बी को मार डालने के इंटेंशन से गोली चलाने का आरोप है। अब यह है कि ए कोर्ट में ए के इंटेंशन को दिखाने के लिए फैक्ट दिया जाए कि ए इससे पहले भी कई बार बी को शूट करने की कोशिश की थी, तो वो हो जाएगा फैक्ट ऑफ इशू। ठीक है, इंटेंशन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बात करेंगे किसको? नॉलेज के। इसमें हम एक केस माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। मैसन बनाम किलिंग का केस है ये। इसमें क्या होता है कि प्रतिवादी के कुत्ते द्वारा किए गए नुकसान के लिए लाए गए वाद में यह दर्शाया जाता है कि उसके कुत्ते ने पहले भी अन्य लोगों को काटा था और उन लोगों ने प्रतिवादी से शिकायत भी की थी। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि साबित हो जाता है कि उसके अपने कुत्ते की हिंसक प्रवृत्ति की जानकारी थी, नॉलेज था उसको। ठीक, तो ये हो गया नॉलेज। नेक्स्ट अब बात करेंगे गुड फेथ। एग्जाम्पल है कि इसमें क्या होता है कि अभियुक्त यह दर्शा सकता है कि उसने अपनी संपत्ति को उसके स्वाभाविक मूल्य से कम बेचने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इससे स्पष्ट होगा कि संपत्ति पर उसका आधिपत्य सद्भावपूर्वक बना हुआ था। ठीक, तो यहाँ हो गया उसका गुड फेथ। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं इल विल को, वैमनस्य को। जहाँ पर यह प्रश्न होता है कि क्या अपमानजनक सामग्री को वादी की ख्याति को नुकसान पहुंचाने के आशय से प्रकाशित किया गया था। वहाँ पर यह दर्शाया जा सकता है कि प्रतिवादी ने पहले भी वादी के संबंध में इस प्रकार के प्रकाशन किए थे, या कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ था जिसके कारण प्रतिवादी वादी से वैमनस्य रखता था। प्रतिवादी भी क्या स्पष्ट करने के लिए उसका आशय वादी की ख्याति को नुकसान पहुंचाना नहीं था। यह दर्शा सकता है कि उनके बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था और उससे संबंधित बात को जैसा सुना था वैसे ही दोहरा दिया। अब बात करेंगे स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग यानी शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की। जहाँ एक व्यक्ति के शरीर की दशा अथवा शारीरिक संवेदना प्रश्नगत हो, वहाँ प्रत्येक ऐसे तथ्य का मतलब फैक्ट का एविडेंस दिया जा सकता है जिससे उस व्यक्ति की स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसे फैक्ट के एविडेंस में उसी पर्सन का स्टेटमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसकी स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग की बात हो रही हो, क्योंकि ऐसा पर्सन ही अपने शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना को अच्छी तरह से जानता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन सामने आता है कि ए लाइफ इंश्योरेंस करवाया, तब ए के हेल्थ का क्या स्टेटस था, उस समय पर ए के अपने हेल्थ के जो मतलब स्टेटस था उसके बारे में उससे ज़्यादा नॉलेज और किसी को नहीं होगी। यहाँ पर ए जो स्टेटमेंट देगा वो रिलेवेंट फैक्ट होगा। इससे रिलेटेड एक केस है एवसन बनाम किनेर्ड। इसमें हस्बैंड ने अपने वाइफ के मृत्यु हो जाने के बाद लाइफ इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया है। उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद ये प्रश्न उठा कि क्या बीमा कराते समय उसकी पत्नी द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि उसका स्वास्थ्य अच्छा था, ये कथन सही था या झूठा।
प्रश्नगत समय के समय लगभग वह एक आगंतुक से मिली थी, जिससे उसने बातचीत के दौरान यह बताया था कि उसका स्वास्थ्य खराब था। न्यायालय ने क्या किया कि आगंतुक के फैक्ट को एविडेंस देने के लिए अनुमति प्रदान कर दी। न्यायालय ने इंगित किया कि वादी की पत्नी आगंतुक से किए गए कथन के स्वयं अपने शारीरिक शरीर जो था उस शैथिल के कारण वर्णन किया था, और उसने उक्त कथन एकाएक अनजाने में किया था। उसके पूर्व क्या समझ पति कि वह क्या बोल रही, अपने पति के लाभ के लिए बोल पा रही कि नहीं पा रही, वह ये बात बोल चुकी थी, इसलिए उक्त कथन सुसंगत है, वो फैक्ट एविडेंस के लिए रिलेवेंट है। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 1 की। ये सेक्शन 14 का जो एक्सप्लेनेशन ये बात करता है, ए फैक्ट रिलेवेंट एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन। कहने मतलब ये है कि स्टेट ऑफ माइंड के एविडेंस को दिखाने के लिए ओनली उन्हीं फैक्ट को रिलेवेंट माना जाएगा जो उस पर्टिकुलर प्रश्नगत विशिष्ट विषय में रिलेटेड है। अगर स्टेट ऑफ माइंड से रिलेटेड जनरली फैक्ट दिए जाते हैं तो उन्हें सेक्शन 14 में रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। इसे समझने के लिए आइए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इलस्ट्रेशन ओ है, इसमें क्या होता है, ए का ट्रायल चल रहा है क्योंकि ए ने इंटेंशनली बी पर शूटिंग करके बी का मर्डर कर दिया है। अब यह फैक्ट है कि पहले भी ए ने अदर ओकेजन पर बी पर शूटिंग किया था। ए की इंटेंशन दिखाने के लिए ये रिलेवेंट होगा क्योंकि ये फैक्ट ऑफ स्पेसिफिक है, यहाँ पर ये पर्टिकुलर बी के मर्डर से रिलेटेड है। लेकिन अगर ये बात कही जाए कि ए की आदत है, वह अक्सर लोगों पर मर्डर करने के लिए उस पर इंटेंशनली शूट फायर करता है, तो वो इस केस से इररिलेवेंट होगा। बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन 2 के। 2 में बोलता है बट वेयर अपॉन द ट्रायल ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस द प्रीवियस कमीशन बाय द एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस इज रिलेवेंट विद इन द मीनिंग द सेक्शन द प्रीवियस कन्वेंशन ऑफ सच पर्सन शैल आल्सो बी ए रिलेवेंट फैक्ट। मतलब ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि सेक्शन 14 में अगर ये फैक्ट सामने आते हैं कि किसी पर्सन ने ऐसा ऑफेंस पहले भी किया है तो ऐसे पर्सन का प्रीवियस कनेक्शन भी रिलेवेंट फैक्ट होगा। बस इसमें एक महत्वपूर्ण वाद है, एम्पर बनाम आलोक मियां हसन, ये बम्बई उच्च न्यायालय के केस है। इसमें क्या होता है, अभियुक्त को गैम्बलिंग अधिनियम 1870 का बम्बई अधिनियम 4 के अंतर्गत एक सामान्य जुआ घर चलाने धारा 6 के अपराध के लिए अभियोजित किया गया था। कुछ पुलिस अधिकारी क्या करते हैं, उसके कमरे में घुसे और पाया कि ताश के पत्ते बिखरे हुए थे और अभियुक्त सहित 10 व्यक्ति फर्श पर पत्तों के आसपास घेरा बनाए बैठे हुए थे। छापा मारने वाले इस दल ने फर्श पर कुछ रुपए पैसे भी पाए, किंतु उन्होंने कोई वास्तविक खेल होते हुए नहीं देखा। इन परिस्थितियों में ताश के पत्तों का पाया जाना तथा यह तथ्य कि अभियुक्त को उक्त अधिनियम के अंतर्गत पहले भी दोषी पाया गया था, ये दोनों बातें मिलाकर इस बात का विधिक साक्ष्य गठित करती थी कि उस कमरे को जुआ घर के रूप में प्रयुक्त किया जाता था और उस समय वे व्यक्ति जो जुआ खेलने के लिए उपस्थित थे और तदनुसार अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। वैसे अलग बात है, कुछ ने दोष सिद्ध के विरुद्ध इस आधार पर अपील की कि उसके पूर्व दोष सिद्ध के साक्ष्य को अनुचित रूप से ग्राह्य किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेक्शन पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपको इस सेक्शन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को जरूर पूछिएगा, उसे हम पूरा क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। और हाँ, अगर अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स।